मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नई गैस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने दो गैसेस पढ़ी थी, जिसमें एक प्रोड्यूसर गैस थी और एक वाटर गैस थी। इन दोनों का उपयोग भी फ्यूल के रूप में किया गया था, हमने चर्चा की थी। इसी में हम आज बायोगैस के बारे में चर्चा करेंगे कि बायोगैस का निर्माण कैसे करते हैं, इसका उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग में एडवांटेज क्या क्या है हमें, यानी हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं इस गैस का फ्यूल के रूप में अगर हम उपयोग करते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कौन सा गैस बात कर रहे हैं? बायोगैस। बायोगैस कह सकते हैं या गोबर गैस भी इसका नाम दे सकते हैं, इसको गोबर गैस भी कहते हैं। और इसके बारे में आप जानते हैं, तो देखिए बायोगैस क्या होती है इसके बारे में बताना चाहते हैं आपको कि कार्बनिक पदार्थों का, यानी कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल। कार्बनिक पदार्थों का वायु की अनुपस्थिति में एनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा अपघटन होने पर उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बनिक पदार्थों का वायु की अनुपस्थिति में एनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा अपघटन होने पर उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं। यह गैस मुख्यतः गोबर से बनाई जाती है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहते हैं। यानी बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस भी होता है, क्योंकि इसका निर्माण गोबर द्वारा किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसका औसत संगठन निम्न प्रकार होता है, यानी इसमें पदार्थों की मात्रा कितनी कितनी मिली होती है इसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो इसमें CH4 मीथेन है, मीथेन की मात्रा है 50 से 60%, यानी बायोगैस में मीथेन की मात्रा 50 से 60% होती है। CO2 की मात्रा कितनी बताइए? 30 से 40%, H2 5 से 10%, N2 कितना दिया गया? 2 से 6%, और कुछ मात्रा में इसमें H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी पाई जाती है, उसकी मात्रा 0.8% होती है। ठीक है, यानी मीथेन 50 से 60% इसमें मिक्स है, CO2 30 से 40% है, H2 5 से 10%, N2 गैस 2 से 6% और H2 गैस 0.8% इसमें मिक्सअप होती है। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके निर्माण में ये एपरेटस बनाया गया है। ध्यान देना, इस एपरेटस में क्या क्या है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर और गोबर के मिश्रण को यहाँ से हम प्रवाहित करते हैं, और वाटर और गोबर का मिश्रण लगभग समान होना चाहिए। तो यहाँ से हम वाटर और गोबर के मिश्रण को प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाता है? मिक्सिंग टैंक है, यहाँ पर दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये दोनों तरफ स्लैब कवर है, ये उसकी बनी होती है, ईंट और कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पहुँचते हैं। ये क्या? इनलेट टैंक है, यानी अभी ये अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर क्या है? ये पूरा टैंक बन जाता है। ये आउटलेट टैंक हो जाता है, यानी यहाँ से ऊपर की ओर गोबर जाता है। ये ओवरफ्लो टैंक है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम वाटर और गोबर को मिक्सअप करके इस यंत्र में डालते हैं, और लगभग 50 से 60 दिन का समय किण्वन में लगता है। कितना समय लगता है? यानी गोबर के किण्वन में 50 से 60 दिन लग जाते हैं। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बायोगैस का निर्माण होता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है कि जैसे ही यहाँ पर बायोगैस का निर्माण होता है और यहाँ पर ये प्रेशर लगा हुआ है, तो प्रेशर से जैसे गैस का निर्माण होता है तो प्रेशर गोबर के ऊपर बढ़ता है, जिससे गोबर क्या होता है? आउटलेट टैंक की सहायता से बाहर निकलने को मजबूर
हो जाता है। तो इस तरह से हमें बायोगैस प्राप्त हो जाती है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में भली प्रकार कर लेते हैं। तो प्रोसीजर में आपने देखा है कि इसके निर्माण में गोबर तथा पानी की समान मात्रा का मिश्रण गैस संयंत्र में ऊपर तक भर दिया जाता है। ठीक है, इसमें भर दिया हमने पानी और गोबर गैस का मिश्रण भर दिया। गोबर का वायु की अनुपस्थिति में किण्वन होने में 50 से 60 दिन लगते हैं। तो 50 से 60 दिन ये गोबर यहाँ पर रखा रहता है और किण्वन में ताप 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। अब जब यहाँ पर गैस का निर्माण होता है तो बनने वाले गैस ऊपर की तरफ एकत्र हो जाती है। यहाँ पर जो गैस बनती है ये ऊपर की ओर एकत्र हो जाती है। ये गैस गोबर पर दबाव डालती है, जिससे गोबर निकास द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जैसे ही गैस दबाव डालती है यहाँ पर, तो ये आउटलेट टैंक की सहायता से, ये ओवरफ्लो जो टैंक है उसकी सहायता से जो अनयूज्ड गोबर है वो बाहर निकल जाता है, जिसका उपयोग हम खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं और गैस का जो उपयोग कर सकते हैं वो फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। अब इसका यूज देखते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं। तो नंबर 1 यूज देखिए, इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। नंबर 2, गांव में प्रकाश उत्पन्न करने में, गांव में जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और नंबर 3 है इंजनों को चलाने में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि फ्यूल के रूप में बायोगैस का एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है इसके, क्योंकि अन्य भी तो गैसेस है जिनका उपयोग हम आसानी से फ्यूल के रूप में करते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है इसके बारे में एक बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज ऑफ बायोगैस, एडवांटेज माने लाभ, एडवांटेज ऑफ बायोगैस यानी बायोगैस का अन्य फ्यूल की अपेक्षा हमें क्या लाभ प्राप्त होता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। नंबर 1 है इसके उत्पादन में खर्चा कम होता है। इसके उत्पादन में खर्च कम होता है, तो खर्चा कम है इसके निर्माण में। दूसरा क्या एडवांटेज है, इसके जलाने पर धुआं नहीं निकलता है। वेरी गुड, इसके जलाने पर, इसके जलाने पर धुआं नहीं निकलता है। तो अगर धुआं नहीं निकलता है तो एनवायरमेंटल कम पॉल्यूटेड होगा, धुआं नहीं निकलता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। इसका कैलोरी मान अधिक होता है, ये भी एक एडवांटेज है इसका। कैलोरी मान अधिक होता है, तो कैलोरी मान इसका अधिक होता है, इसका एक एडवांटेज हमें मिलता है। इसके स्टोर करने की कोई समस्या नहीं होती है, इसे स्टोर्ड करने की कोई समस्या नहीं होती है। और कह सकते हैं इसमें विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होती है, बहुत बढ़िया है। इसमें तो विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस नहीं होती है, नहीं होती है। और लास्ट इसका हम बताने जा रहे हैं आपको, ये गैसीय फ्यूल में सबसे सस्ती है। ये गैसियस फ्यूल में सबसे सस्ती है। और जो अवशेष के रूप में हमें गोबर प्राप्त होता है उसका उपयोग हम खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में कर लेते हैं। तो ये 3 गैसेस आपके सिलेबस में हैं,
कौन कौन सी? प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस और बायोगैस। अब बड़ी सावधानी से पढ़ लेना, क्योंकि एक कोई ना कोई गैस एक जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो 3 गैसेस आप अगर याद कर लेंगे तो एक गैस आपको जरूर मिल जाएगी, ये हमारा वादा है। ओके।